जब तक दुनिया में एक मिलिट्री टैंक असेंबल हो रहा होता है तब तक 1,31,000 सॉफ्ट टॉयज बन चुके होते हैं। जब तक किसी एक जगह तारबंदी की जाती है तब तक 15 लाख सुस्वागतम वाली पायदानें बिछाई जा चुकी हैं। इंटरनेट पर प्रेम और उम्मीद, भय और घृणा से ज्यादा सर्च किए जाते हैं और उस दौरान जब कुछ गिनती के लोग दुनिया का अंत डिस्कस कर रहे होते हैं तब करीब 50 लाख लोग नववर्ष की शुभकामनाओं वाले मैसेज भेजने में व्यस्त होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं उम्मीद की बात। एक दशक पहले कोका कोला का एक विज्ञापन आया था, उम्मीदों वाली धूप, सनशाइन वाली आशा। उसमें ऐसे ही कुछ उम्मीदों से लबरेज फैक्ट्स थे। इस महामारी जैसे बुरे दौर के बीच उम्मीदों की बात करते ऐसे ही कुछ फैक्ट्स हम भी जुटाते आ रहे हैं, लेकिन वो फैक्ट हम आपको स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से नहीं, स्टोरीज के जरिए बताते हैं अपने उम्मीद की बात शो में। आज फिर से हम आपके साथ ऐसे ही कुछ घटनाक्रम शेयर करेंगे, उन लोगों और संस्थाओं से जुड़े जो इकलौती तारबंदी के बीच लाखों सुस्वागतम वाली पायदानें हैं। क्योंकि अगर कोविड थानोस सरीखा सुपर विलेन है तो उसके एंड गेम के वास्ते सारे सुपर हीरोज लगेंगे। और शो शुरू करने से पहले इन लाखों सुपर हीरोज से हमें कहना है आई लव यू 3000। पहली उम्मीद की बात महाराष्ट्र से। कोविड लोगों की जिंदगियां ले रहा है, लेकिन अब इसका बाई प्रोडक्ट म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस भी लोगों को डरा रहा है। ऐसे में पहली उम्मीद की बात इसी ब्लैक फंगस के इर्द गिर्द, और ये बात है बारामती के डोरलेवाडी गांव की। यहाँ के संतोष हरिहर कुछ दिन पहले कोरोना संक्रमित पाए गए। इलाज के दौरान उन्हें ब्लैक फंगस के लक्षण दिखे, उनकी नजर कमजोर होने लगी। तुरंत ऑपरेशन करके संतोष की आंख बचाई जा सकती थी और ऑपरेशन के लिए चाहिए थे तकरीबन 5 लाख रुपए। कई लोगों को आंखों की रोशनी की तुलना में ये 5 लाख रुपए बहुत छोटी रकम लग सकती है, लेकिन संतोष के गरीब परिवार के लिए ये पैसे जुटाना, वो भी कम समय के भीतर, लगभग असंभव था। इसलिए उन्होंने ऑपरेशन के लिए अपनी असमर्थता जताई। ये बात संतोष के दोस्तों को पता चली तो उन्होंने तुरंत अस्पताल जाकर डॉक्टर से मुलाकात की, ऑपरेशन की तैयारी के लिए कहा। लेकिन फिर पता चला कि ऑपरेशन बारामती में नहीं हो सकता था। संतोष को पुणे ले जाकर वहां के सह्याद्री अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोस्त और परिवार वालों ने गांव के एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऑपरेशन के लिए चंदे की अपील की और इसका असर ये हुआ कि संतोष के दोस्तों के पास सिर्फ एक दिन के भीतर ऑपरेशन के वास्ते पर्याप्त रकम इकट्ठा हो गई। पुणे से भी अच्छी खबर आई, संतोष का आंखों का ऑपरेशन सफल रहा। इन दोस्तों को लल्लन टॉप का सलाम है। साथ ही फेसबुक और ट्विटर के बाद अब व्हाट्सएप से भी जिंदगियों के बचने की खबर आना एक और खूबसूरत फैक्ट की ताकीद करता है कि व्हाट्सएप के माध्यम से जितने हेट मैसेज फॉरवर्ड किए जाते हैं, शायद उससे हजारों गुना मैसेजेस गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और त्योहारों की शुभकामनाओं वाले होते हैं। यकीन ना आए तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स वाले ग्रुप को स्क्रॉल करके देखिए, और वो ग्रुप भी जिसके सामने हरे रंग से लिखा है 449 अनरीड मैसेजेस। दूसरी स्टोरी राजस्थान से। यहाँ के धौलपुर जिले में कई ऐसे मंदिर हैं जिसके आसपास बड़ी संख्या में बंदर हैं। इन जगहों में मचकुंड मंदिर, वन विहार, तालाबशाही, निभी का ताल जैसे इलाके शामिल हैं। इसलिए यहाँ के डांग क्षेत्र में जंगली जानवर भी रहते हैं। इन सभी की खाने पीने की व्यवस्था श्रद्धालुओं के माध्यम से होती आई थी, लेकिन अब लॉकडाउन के चलते इनके सामने भुखमरी की स्थिति बन सकती थी, बनी नहीं, क्योंकि यहाँ के समाजसेवी इन जानवरों के लिए रोज केला, चना और बिस्किट के साथ बाकी खाने पीने के सामानों की व्यवस्था कर रहे हैं। ये लोग हर रोज बिला नागा अपने वाहनों में पशु पक्षियों के लिए खाद्य सामग्री लेकर जाते हैं और प्यार से खिलाते हैं। धौलपुर के ये समाजसेवी शहरी पशु पक्षियों के साथ साथ बीहड़ क्षेत्र में विचरण कर रहे जंगली जानवरों का भी पेट भरने का काम करते हैं। उम्मीद की बात में दूसरा फैक्ट ये कि जहां हमेशा न्यूज में बने रहने वाली कंगना जैसी सेलिब्रिटी तक के इंस्टाग्राम पर 7.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वहीं एक बेजुबान पपी जिफ को 10 मिलियन से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में युवाओं की कई टोलियां उम्मीद की तीसरी बात बनाकर लाई। इनके बारे में कंपाइल करके स्टोरी भेजी टीवी टुडे नेटवर्क के संवाददाता धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने। इनमें कई युवाओं ने तो अपनी पूरी जमा पूंजी इस काम में लगा दी। ये युवा इन दोनों या तो किसी मरीज के सिलेंडर में ऑक्सीजन भरवाने में मदद करते दिखेंगे या हॉस्पिटल में मरीज के परिजनों को भोजन खिलाते। कई होम आइसोलेशन में रह रहे मरीज के घर में खाना पहुंचा रहे हैं तो कुछ उनकी दवाओं की व्यवस्था में लगे हैं। अनुराग प्रताप ठाकुर, राज ठाकुर और महिपाल सिंह ने इन युवाओं को इकट्ठा किया और लोगों के बीच मास्क और सैनिटाइजर का वितरण करवाया। साथ ही जिन लोगों को ऑक्सीजन की कमी पड़ रही थी उन्हें भी मुहैया करवाई। पिछले करीब 1 महीने से इन युवाओं की दिनचर्या ऐसी हो चुकी है कि निश्चित समय में निश्चित अस्पतालों और स्थानों पर जरूरतमंदों को अब इन युवाओं का इंतजार रहता है। ये युवा कोविड मरीज के परिजनों और गरीबों को वितरित किया जाने वाला भोजन शहर के अलग अलग स्थानों से बनाकर लाते हैं।
कोविड की पहली वेव के दौरान भी ये इंदौर बाईपास पर सेवा करते नजर आए थे। तकरीबन आप मान के चलिए कि 1 लाख से ज़्यादा लोगों को अभी सिलेंडर भरकर दे चुके हैं। उसके अलावा मेडिकल जो दवाइयाँ हैं और जो भी उन्हें सामान की आवश्यकता पड़ रही है, जैसा राहुल जी ने बताया कि लोगों को राशन की, मेडिकल में, हॉस्पिटल में सभी जगह आवश्यकता लग रही है। सभी प्रकार से हम संस्था के माध्यम से और श्री राजपूत करनी सेना के माध्यम से लोगों का सहयोग कर रहे हैं। उम्मीद की बात का तीसरा फैक्ट, युवाओं की टोलियों को बदनाम करने वालों के लिए फैक्ट जिसमें सांख्यिकी नहीं है, और फैक्ट यह कि इतिहास खंगाल कर देख लीजिए, लगभग सभी क्रांतियां, सभी शांतियां और सभी नए विचारों का जन्म युवाओं के माध्यम से ही हुआ है। और ये वाली स्टोरी नहीं, अगली स्टोरी भी इसी पॉइंट को सिद्ध करती है। ये चौथी स्टोरी है जम्मू कश्मीर से। यहाँ कोरोना कर्फ्यू के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। ऐसे में उधमपुर के एक युवक राकेश कुमार अपने एक और दोस्त के साथ गांव-गांव जाकर फल और सब्जियां बेचने लगे, नो लॉस और नो प्रॉफिट के बेसिस पर। और उनकी सब्जी का ठेला बना उनका ऑल्टो कार, जिसे उन्होंने हाल में खरीदा था। राकेश कुमार पहले मंडी से ताजे फल और सब्जियां खरीदते, फिर अपनी कार में इन्हें लोड करके गांव-गांव बेचने को निकलते। राकेश और उनके दोस्त एक दिन में लगभग 20 गांव कवर करते हैं। इस डोर स्टेप डिलीवरी सिस्टम से पहले गांव के लोगों को ताजी सब्जियां और फलों के खातिर कोरोना कर्फ्यू की अवहेलना करके बाजारों में जाना पड़ता था, भीड़ का हिस्सा बनना पड़ता था। कोरोना का प्रभाव दिन प्रतिदिन ज़्यादा ही हो रहा है, तो इसकी वजह से हम मतलब गांव-गांव में जाके सब्जी दे रहे हैं, क्योंकि गांव के लोग बाहर ना निकलें, तो थोड़ी उनको भी थोड़ी परेशानी होती है। इसीलिए हम मतलब गांव-गांव जाके उनको जो है वेजिटेबल्स वगैरह, फ्रूट वगैरह प्रोवाइड करते हैं। पांचवी स्टोरी अर्शी की, जिनको उनके इस नाम से कम ही लोग जानते हैं। उनका अब एक दूसरा नाम है, एक दूसरी उपाधि है, ऑक्सीजन सिलेंडर वाली बेटी। अर्शी की स्टोरी के बारे में आगे जानने से पहले याद करिए गोरकी की माँ, एक अमर उपन्यास। इसमें एक व्यक्ति की पीड़ा अंत में पूरे समाज का आईना बन जाती है। या माँ नहीं तो याद करिए कोई भी विश्व प्रसिद्ध नॉवेल या कहानी। हर महान कहानी में एक चीज कॉमन होती है, निजी का सामाजिक हो जाना। अर्शी की इस स्टोरी में भी यही हुआ। स्टोरी उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की है। अर्शी के पिता कोविड पॉजिटिव हुए तो उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करने में अर्शी को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन इस दौरान उन्होंने सारे तामझाम भी समझ लिए और अब अर्शी ने ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करना ही अपना मिशन बना लिया। अपने या अपने पिता के लिए नहीं, बल्कि अनजान कोविड पेशेंट्स के लिए। अपने स्कूटर पर दौड़ भाग करने वाली ये लड़की अब तक 20 लोगों की जिंदगियां बचा चुकी है और इनकी मदद का दायरा सीमा के उस पार उत्तराखंड तक फैला है। अब ऑक्सीजन सिलेंडर वाली बेटी के इस मिशन में उनके 2 भाई और कुछ और लोग भी जुड़ गए हैं। रमजान के दौरान जब अर्शी के अब्बू के लिए सिलेंडर की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, तब वो व्हाट्सएप के माध्यम से उत्तराखंड स्थित एक सामाजिक संगठन के संपर्क में आई। इसी संगठन ने उनके पिता को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई और इस घटना के बाद अर्शी को एहसास हुआ कि कोविड रोगियों के परिवार वालों को ऑक्सीजन के लिए क्या क्या झेलना पड़ता है। और तब से ही वो शाहबाद, हरदोई और उत्तराखंड के कई मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने में लग गई, और ये सब निःशुल्क। शाहजहांपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी एसपी गौतम से लेकर सपा के शाहजहांपुर जिलाध्यक्ष तनवीर खान तक अर्शी को अप्रिशिएट कर चुके हैं। वैसे स्टोरी के अंत में एक और अच्छी बात जान लीजिए, अर्शी के पिता अब पूरी तरह स्वस्थ हैं। कभी हरदोई जाना पड़ता है इसके लिए, कभी शाहबाद जाना पड़ता है। इस प्रोसेस में पूरा दिन बस भागा दौड़ी हो जाती है। ये काम हम आम इंसान का नहीं, ये काम हमारे मजिस्ट्रेट साहब का है और जो बड़े बड़े नेता बैठे हैं उनका है, लेकिन उनको बिल्कुल भी परवाह नहीं है, किसी की जानों की परवाह नहीं है। अगर वो थोड़ी सी हमारी हेल्प करे तो हम बहुत सारी जानें बचा सकते हैं। तो हम इतना कहना चाहेंगे, अगर कोई भी हमारी हेल्प करना चाहता है तो हम कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे, उनसे जुड़े, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराए, अगर जैसे भी हो सकता है लोगों की जान बचाए। और अब आज का चौथा फैक्ट, भारत में कोविड के 100 रोगियों में से 99 के करीब रोगी पूरी तरह स्वस्थ हो रहे हैं। पैन इंडिया के अलावा कोविड हब कहे जाने वाले राज्य जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली या उत्तर प्रदेश में भी कोविड के केसेस तेजी से घट रहे हैं। हालांकि कोविड के खिलाफ हमारी लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई, बल्कि गांव और कस्बों में तो ये और भी तेज होती जा रही है। इसलिए उम्मीद के साथ साथ सावधानी को भी अपना दोस्त बनाकर चलिए। अगली स्टोरी पंजाब के अमृतसर शहर से। मिशन कोविड कैंटीन के अंतर्गत यहां जंडियाला गुरु के डीएसपी सुखविंदर पाल सिंह की ओर से होम आइसोलेटेड मरीजों के लिए खाना तैयार किया गया और घर घर जाकर बांटा गया। इसके अलावा अमृतसर पुलिस ने कोविड मरीजों के लिए खाना बनाने की शुरुआत की। ये भोजन की व्यवस्था निःशुल्क है, होम डिलीवरी भी, और इसके लिए लोग 112 या 181 पर कॉल कर सकते हैं वहां के।
अगली स्टोरी मुंबई के धारावी इलाके से शाहीन के बारे में। शाहीन मुंबई के स्लम एरिया धारावी में पिछले 20 साल से रह रही हैं। वैसे तो 6 साल पहले उन्होंने लोगों की हेल्प करने के वास्ते एक एनजीओ ज्वाइन किया, लेकिन निजी तौर पर मदद पहले से करती आ रही हैं। कोविड महामारी की शुरुआत यानी पिछले साल शाहीन एनरिच लाइव्स फाउंडेशन के साथ काम कर रही थी। ये संगठन लॉकडाउन के पहले सप्ताह के दौरान शुरू हुआ था, तब जब लाखों प्रवासी श्रमिक और मजदूर नौकरियों से निकल गए और पूरी तरह से क्राउड फंडेड इस संगठन ने तब से अब तक 35,000 से अधिक परिवारों को राशन, 10 लाख लोगों को पका हुआ भोजन, 50,000 सैनिटरी पैड, मास्क समेत 5 करोड़ रुपए के करीब की राहत सामग्री बांटी। पिछले कुछ हफ्तों से शाहीन 7 हिल्स हॉस्पिटल में थी, कोविड की दूसरी लहर की चपेट में आकर, लेकिन अस्पताल के बिस्तर पर बैठकर भी वो धारावी के जरूरतमंद लोगों की मदद करती रही। शाहीन फोन पर मदद करती, आधार कार्ड लेती लोगों का और डिटेल भरती। उनके फील्ड वर्क को उनके 15 साल के बेटे और पति ने भी संभाला था। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद उनकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आई, लेकिन चूंकि धारावी के उनके घर में एक ही कमरे में 5 लोग रहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने भाई के घर डोंबिवली जाकर रहने का फैसला किया और इस दौरान वो सारे ऐसे काम वहीं से निपटा रही हैं जिसमें उन्हें फिजिकली उपस्थित होने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी उनकी मदद के लिए पति और बेटे तो हैं ही। हालांकि वो कहती हैं, मैं पूरी तरह बेहतर महसूस कर रही हूँ और ठीक होते यानी नेगेटिव रिपोर्ट आते ही फिर काम में लग जाऊंगी। आज की 8वीं और आखिरी उम्मीद की बात झारखंड से। सिर्फ जागरूकता लोगों को बोरिंग लग सकती है, लेकिन सिर्फ एंटरटेनमेंट लोगों को उद्देश्यहीन लग सकता है। इसलिए जागरूकता और एंटरटेनमेंट का कॉकटेल खूब पसंद किया जाता है। आपको याद है ना पंचतंत्र की वो रोचक कहानियां जिसे पूरी कक्षा ध्यान से सुनती थी और अंत में दोहराती थी, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है आदि आदि। ऐसा ही एंटरटेनमेंट और अवेयरनेस का कॉम्बो तैयार किया रांची के इंटरनेशनल पपेट आर्टिस्ट चंद्रदेव सिंह ने अपने पपेट शोज के जरिए, जिसमें वो लोगों को रुचिकर तरीके से कोरोना वायरस से बचाव और कोविड के दुष्परिणामों को लेकर जागरूक कर रहे हैं। आप भी गौर फरमाइए। जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सलाम। विषम परिस्थितियों का आप करें डटकर सामना, दूर हो जाएंगे ये। फिर से आएगा नया सवेरा, इसलिए अपना मास्क सही से लगाना। 2 गज की दूरी अभी है जरूरी। धोना हाथ साबुन से तुम बार बार। अपने और अपने परिवार का वैक्सीनेशन तुम कराना जरूर। हम लोगों ने पपेट शो के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं में गीत बनाकर, शॉर्ट फिल्म बनाकर और छौ नृत्य बनाकर हम लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि के माध्यम से हम लोगों ने लोगों तक पहुंचने की कोशिश की और लोगों को जागरूक किया, जिसका काफ़ी अच्छा प्रभाव भी पड़ा और लोगों को जानकारी के साथ साथ मनोरंजन कराने में भी हम सफल हुए। और अब बारी आज की उम्मीद के संदेश की, जिसमें हम लेकर आए हैं जीशान का एक मैसेज। जीशान हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के मेंबर हैं। आइए जानते हैं कि ये और इनकी संस्था कोविड के दौरान कैसे उम्मीद की बात बन रही है। पीपल फॉर पीपल, ये एक ग्रुप नहीं, एक सोच है। इस ग्रुप के जरिए हम उन तमाम रिक्वेस्ट्स को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं जिसमें लोग हम तक चाहे रहने से लेकर के, खाने पीने से लेकर के, दवाओं से लेकर के, हॉस्पिटल और बेड्स की रिक्वेस्ट लेकर के आते हैं और उन रिक्वेस्ट को हम एक सही डायरेक्शन तक पहुंचा करके उन लोगों की मदद करते हैं। ग्रुप में हमारे साथ देश के अलग अलग कोने से लोग जुड़े हुए हैं। देश के अलग अलग कोनों में हम अपने दम से जितनी भी मदद पहुंचा सकते हैं हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं और हमारी कोशिश यही रहती है कि जो भी हम इंफॉर्मेशन हमारे एंड से पहुंचाएं उन लोगों तक, वो एक वेरीफाइड इंफॉर्मेशन रहे। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। एक तस्वीर जिसमें ज्वालामुखी के ठीक बगल में एक जीवन पनप रहा है। एक तस्वीर जिसमें फेंके जा चुके ड्रमों के बीच में से एक ड्रम मुस्कुरा रहा है। यकीन करिए, मैंने जीवन को ठीक वहां पर पनपते देखा जहां पर इसके होने की कतई संभावना नहीं थी। मैंने नाउम्मीदियों की राख के बीच उम्मीद की एक चिंगारी देखी। कहते हैं ना, मंगल ग्रह पर भी जीवन के कुछ सबूत मिले हैं। याद रखिए, दुनिया का सबसे कमजोर इंसान दरअसल दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान होता है, क्योंकि वो अपनी समस्त कमजोरियों के बीच भी सरवाइव करता है। बाकी हिंदुस्तान के सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के बारे में तो मोहम्मद इकबाल 1905 में जो लिख गए, वो आज एक सदी के बाद भी उतना ही मौजूद है, उतना ही रेलेवेंट और देखिएगा सदियों तक रहेगा। यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। अलविदा।